Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो स्टूडेंट्स, ई फिजिक्स पर आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। आज का अपना टॉपिक है वोल्ट मीटर, क्योंकि लास्ट वीडियो में हम अमीटर डिस्कस कर चुके हैं कि एक गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी एक गैल्वेनोमीटर में क्या क्या चेंज किए जाएँ कि वो एक वोल्ट मीटर की तरह बिहेव करने लग जाए। तो सबसे पहले हम एक बार ये जान लेते हैं कि वोल्ट मीटर का फंक्शन क्या है, मतलब वोल्ट मीटर क्या काम करता है। तो वोल्ट मीटर सर्किट के कोई दो पॉइंट्स के बीच का विभवांतर संख्यात्मक रूप से न्यूमेरिकल फॉर्म में माप कर बताता है कि इन दो पॉइंट्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, कितने वोल्ट का विभवांतर है। या मैं ऐसा कह सकता हूं कि किसी भी प्रतिरोध के सिरों पर विभव पतन पोटेंशियल ड्रॉप को मापता है कि इस प्रतिरोध पर कितने वोल्ट का विभव पतन हो रहा है ना। तो वोल्ट मीटर एक ऐसी युक्ति हो गई जिसके द्वारा हम कोई दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर को और न्यूमेरिकल फॉर्म में माप सकते हैं कितने वोल्ट का विभवांतर है। वोल्ट मीटर से अगर हमें कोई दो पॉइंट्स के बीच का विभवांतर मापना है या किसी प्रतिरोध पर होने वाले विभव पतन को पोटेंशियल ड्रॉप को मापना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमेशा वोल्ट मीटर को उस प्रतिरोध के साथ में या उन दोनों बिंदुओं के मध्य समांतर क्रम में ही जोड़ते हैं। तो वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में ही क्यों जोड़ा जाता है, क्या वजह है कि हम वोल्ट मीटर को समांतर में ही जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ते हैं, उसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। कि मान लो मैं आपको किसी सर्किट की एक ब्रांच, एक शाखा दिखा रहा हूँ जिसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है कुछ ऐसा। मान के चलें ये जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम का है और इस ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रहा है ना वो 5 एम्पियर करंट है, 5 एम्पियर धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। तो अगर मैं यहाँ ओम्स लॉ लगा के पता करूँ कि इसके सिरों पर कितना विभव पतन हो रहा है या इसके दोनों सिरों के मध्य विभवांतर कितना है, तो V इज़ इक्वल टू आई आर से I ये है R ये है, तो विभवांतर कितना आएगा 5 × 10 यानी कि 50 वोल्ट का। तो हमें पता चल गया कि इन दोनों सिरों के मध्य जो विभवांतर है वो 50 वोल्ट का है। लेकिन केवल देखने से थोड़ी ना पता चल जाता है कि इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है या ये कितने ओम का रेजिस्टेंस है। तो हमें तो इसको मापना पड़ेगा और मापने के लिए हमें जो एपरेटस यूज करना है वो वोल्ट मीटर है। तो मैं क्या करूँगा कि इस प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर को मापने के लिए इसके साथ समांतर क्रम में वोल्ट मीटर जोड़ दूंगा। समांतर क्रम में ही क्यों जोड़ रहे हैं, तो देखें ये वोल्ट मीटर मैंने समांतर क्रम में जोड़ा, यानी कुछ इस तरह से। समांतर क्रम में जोड़ने की वजह यह है कि वोल्ट मीटर एक्चुअल में अपने दोनों सिरों के, खुद के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर बताता है। किसके साथ में आपने इसको जोड़ा है कोई मतलब नहीं है, वोल्ट मीटर के खुद के दोनों सिरे जो कि ये यहाँ तक जा रहे हैं, इसके खुद के दोनों सिरों के मध्य क्या पोटेंशियल डिफरेंस है ये उनको मापता है। और मुझे क्या मापना है, तो मुझे इन दोनों पॉइंट्स के बीच का विभवांतर मापना है। और ये चीज़ हम पहले से जानते हैं कि जब भी दो उपकरण, जब भी दो एलिमेंट एक दूसरे के साथ पैरेलल में समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो उनके मध्य विभवांतर, उनके सिरों के मध्य विभवांतर जो होता है वो सेम होता है। इसलिए मैंने इसको इसके साथ समांतर क्रम में जोड़ा, क्योंकि इन दो बिंदुओं के साथ जब इसके सिरे जुड़ जाएंगे तो भले ही ये अपने खुद के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर बताए, लेकिन वो दोनों सिरे जुड़े तो इन बिंदुओं के साथ हैं, तो हमें इस प्रतिरोध के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर अपने आप ही पता चल जाएगा। तो समांतर क्रम में जोड़ने की मुख्य वजह क्या रही कि जब भी हम किन्हीं दो अवयवों को, एलिमेंट्स को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उनके सिरों का विभवांतर सेम होता है। तो जितना इसका होगा विभवांतर उतना ही इसके सिरों पर होगा। तो जो ये अपने सिरों का बताएगा इसका मतलब इनडायरेक्टली ये इसके सिरों का विभवांतर माप के बता रहा है, इसीलिए हमने इसको हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा। लेकिन वोल्ट मीटर को जब भी हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं ना वोल्टेज मापने के लिए, तो एक नई समस्या सामने खड़ी हो जाती है। वो समस्या क्या है कि जब ये 5 एम्पीयर करंट ऐसे करके जाएगी तो अब इसको यहाँ आके दो रास्ते मिलेंगे। जब तक वोल्ट मीटर नहीं था ना, जब तक मैं वोल्ट मीटर को नहीं जोड़ रहा था विभवांतर मापने के लिए, तब तक पूरी 5 एम्पीयर धारा यहाँ से होके जा रही थी और इसके सिरों पर जो विभवांतर बना था वो 50 वोल्ट उत्पन्न हुआ था, है ना। लेकिन जब वोल्ट मीटर को जोड़ा तो एक रास्ता और खुल गया।
तो अब इस करंट का, इस धारा का कुछ हिस्सा इधर आएगा और बाकी का हिस्सा ऐसे करके जाएगा। मैं उदाहरण के तौर पर मान रहा हूँ कि इधर आई है 2 एम्पियर धारा और उधर गई है 3 एम्पियर धारा। तो उसके सिरों का विभवांतर कितना रह गया? 3 × 10 यानी कि 30 वोल्ट रह गया। अब ये जो वोल्ट मीटर पढ़ के बताएगा, इसका जो संकेतक होगा, इसका जो स्केल होगा, उस पर जो हमें रीडिंग मिलेगी वो मिलेगी 30 वोल्ट, जबकि एक्चुअल में थी कितनी? 50 वोल्ट। तो ये एक नई समस्या है कि जब भी हम वोल्ट मीटर से किसी विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं सर्किट में, तो एक्चुअल विभवांतर से कम विभवांतर वोल्ट मीटर हमेशा बताता है। और मैं चाहता हूं कि हमारे पास एक ऐसा वोल्ट मीटर हो जो ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध मापन करे, जो ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ में मापन करे पोटेंशियल ड्रॉप का या फिर पोटेंशियल डिफरेंस का। तो हम एक आदर्श वोल्ट मीटर किसको बोलेंगे? हम एक आदर्श वोल्ट मीटर उस वोल्ट मीटर को बोलेंगे जो बिल्कुल एक्यूरेट वोल्टेज माप के बता दे, बिल्कुल भी गलती ना करे, 50 का 30 तो ना बताए, है ना, बिल्कुल सही सही विभवांतर को माप के बताएगा अगर कोई वोल्ट मीटर, तो वो कहलाएगा आइडियल वोल्ट मीटर। अगर मैं इस वोल्ट मीटर को आइडियल वोल्ट मीटर बनाना चाहता हूँ तो मैं क्या चाहूँगा कि इस वाली भुजा में बिल्कुल भी धारा ना आए, क्योंकि 50 से 30 क्यों रह गया था विभवांतर? क्योंकि जो धारा 5 जाती थी पहले, उसका एक हिस्सा 2 एम्पियर वाला वो इधर आ गया था। अगर ये 2 एम्पियर धारा इधर ना आई होती तो उधर अभी भी 5 जा रही होती, और उधर अगर 5 जा रही होती तो उसके सिरों पर विभवांतर अभी भी 50 वोल्ट होता, और अगर अभी भी 50 वोल्ट होता तो ये उसको एक्चुअल में 50 वोल्ट ही माप के बता रहा होता। तो अगर मैं इस वोल्ट मीटर को एक आदर्श वोल्ट मीटर बनाना चाहता हूँ ना, तो मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि इस वाली भुजा में बिल्कुल भी धारा प्रवाहित ना हो। और अगर मैं इस वाली भुजा में धारा प्रवाहित होने से रोकना चाहता हूँ तो मुझे इस भुजा में एक अनंत प्रतिरोध लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रतिरोध अनंत है ना, I = V/R, अगर प्रतिरोध R की वैल्यू अनंत है तो धारा I की वैल्यू तो वैसे ही 0 हो जाएगी। तो मुझे क्या करना है? इस डायमेंशन में, इस भुजा में एक अनंत प्रतिरोध लगाना है। या तो मैं यूँ कह दूँ अनंत प्रतिरोध लगाना है, यहाँ से यहाँ तक कहीं भी लगा सकता हूँ, यानी वोल्ट मीटर के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ेगा। यहाँ लगा दूँ, यहाँ लगा दूँ, यहाँ लगा लूँ, श्रेणी क्रम में एक अनंत प्रतिरोध लगा दूँ। तो या तो अनंत प्रतिरोध लगा दूँ मैं इसके साथ श्रेणी क्रम में, या फिर मैं परिपथ को यूँ करके तोड़ दूँ। बात वही है, परिपथ टूटा है मतलब धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, तो कह सकते हैं प्रभावी रूप से अनंत प्रतिरोध धारा के मार्ग में लग रहा है ना। तो एक चीज़ तो हमारे ये समझ में आ गई है कि अगर हम किसी वोल्ट मीटर को आदर्श वोल्ट मीटर में, आइडियल वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उस वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है, जो प्रतिरोध है, वो अनंत होना चाहिए। 1 नंबर में बोर्ड में ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता रहता है कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, तो एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो है वो अनंत होता है। ऐसी लास्ट वीडियो हमने एक आदर्श अमीटर की बात कर रखी थी, क्योंकि अमीटर जब गैल्वेनोमीटर से बनाते हैं तो क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर के साथ में एक शंट जोड़ देते हैं, सीरीज में एक छोटा सा प्रतिरोध लगा देते हैं जिसको शंट बोलते हैं। अगर आपने एक आदर्श अमीटर बनाया है तो उस शंट का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, या मैं ऐसा कहूँ कि पूरे अमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए आदर्श अमीटर का, तो वो 0 होना चाहिए, है ना। तो प्रैक्टिकली ऐसा कोई अमीटर नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि गैल्वेनोमीटर से जब हम अमीटर बनाएंगे तो उसकी कॉइल का कुछ न कुछ तो प्रतिरोध होगा ही। ऐसे ही अगर मैं एक आदर्श वोल्ट मीटर की बात करता हूं तो एक आदर्श वोल्ट मीटर वो होता है जिसका प्रतिरोध अनंत होता है, और प्रैक्टिकली एक आदर्श वोल्ट मीटर बनाना भी पॉसिबल नहीं। प्रैक्टिकली एक आदर्श वोल्ट मीटर बनाना पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि वोल्ट मीटर बनाएंगे तो हम गैल्वेनोमीटर से ही ना। तो मान लो मैंने इस वोल्ट मीटर को हटाया, क्योंकि मैं गैल्वेनोमीटर से ही वोल्ट मीटर का काम करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ मैंने एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया। समस्या फिर से वही आएगी कि करंट का एक भाग यहाँ होके जाएगा तो एक्चुअल विभवांतर से कम रह जाएगा इसके सिरों पर। तो उसके लिए हमारे पास क्या तरीका था कि हम यहाँ पर एक अनंत प्रतिरोध लगा दें इसके साथ श्रेणी क्रम में, क्योंकि अगर मैं अनंत प्रतिरोध यहाँ पर लगा देता हूँ तो बिल्कुल भी धारा नहीं आएगी। तो ऐसे करके अब ये जो वोल्ट मीटर बन गया है ना, ये वाला जो वोल्ट मीटर बन गया, ये आदर्श वोल्ट मीटर तो बन गया, कह सकते हैं हम इसको आदर्श वोल्ट मीटर। लेकिन अब ये वोल्ट मीटर किसी काम का नहीं रहा। क्यों नहीं रहा काम का? क्योंकि जब ये अनंत ओम का प्रतिरोध मैंने लगा रखा है तो यहाँ अब किसी प्रकार की कोई धारा इस ब्रांच में तो नहीं आएगी, और जब इस ब्रांच में कोई धारा ही नहीं आएगी तो हमें धारा मापी के स्केल पर किसी प्रकार का कोई विक्षेप ही नहीं मिलेगा। अरे विक्षेप तभी तो मिलता है जब पॉइंटर इधर उधर घूमे, संकेतक जब ऐसे करके घूमता है तब हमें विक्षेप मिलता है। संकेतक को कौन घुमाता है? तो कॉइल घुमाती है, क्योंकि कॉइल के साथ में जुड़ा होता है, ये ऐसे करके घूमता है तब।
कॉइल घूमेगी तो पॉइंटर घूमेगा। कॉइल को कौन घुमाता है? तो कॉइल को घुमाता है टॉर्क, यानी कि बल आघूर्ण। जो बल आघूर्ण लगता था ना कुंडली पर, वो उसको घुमाया करता था किसी न किसी डायरेक्शन में। और बल आघूर्ण कौन लगाता है? तो बल आघूर्ण लगता है करंट की, यानी कि धारा की वजह से। जैसे हमने निकाला था एक जगह, मैक्सिमम टॉर्क जो होता था ना, टो मैक्सिमम इज इक्वल टू NIAB। जब आई की वैल्यू ही जीरो हो जाएगी तो टॉर्क की वैल्यू जीरो हो जाएगी, जो बल आघूर्ण लगता था कॉइल पर। जब उस पर कोई बल आघूर्ण ही नहीं लगेगा तो कॉइल नहीं घूमेगी, और कॉइल नहीं घूमेगी तो फिर पॉइंटर नहीं घूमेगा। मतलब हमें इसके स्केल पर किसी प्रकार का कोई विक्षेप प्राप्त नहीं होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि जो आइडियल वोल्टमीटर जो होता है, आदर्श वोल्टमीटर जो होता है, वो एक तरह की इमेजिनेशन है, एक कल्पना है केवल। एक्चुअल में हम ऐसा कोई वोल्टमीटर नहीं बना सकते। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि एक ऐसा वोल्टमीटर तो बनाऊं जो इतना डिफरेंस तो ना दे कि एक्चुअल वेवांतर जो था 50 वोल्ट का था और बता रहा है 30, यानी कि 20 वोल्ट का डिफरेंस तो नहीं होना चाहिए। तो हम एक ऐसा वोल्टमीटर बनाना चाहते हैं जो भले ही एक्चुअल वैल्यू ना बताए पोटेंशियल डिफरेंस की, लेकिन उसके ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक तो बताए हैं। 50 को 30 न बता के 48, 49, 49.5 ऐसा कुछ बता दे, तब भी वो काफ़ी हद तक सही वोल्टमीटर माना जाएगा। तो अगर मैं एक व्यावहारिक और एक अच्छा वोल्टमीटर बनाना चाहता हूँ तो यहाँ जाहिर है अनंत ओम का प्रतिरोध तो नहीं लगा सकता। उसके बजाय मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पर कोई एक ऐसा उच्च प्रतिरोध लगाऊँ जो यहाँ धारा आने तो दे थोड़ी बहुत, कितनी धारा आने दे, जितनी की ज़रूरत है। अब हमें क्या पता कि यहाँ पर हमें कितनी धारा की आवश्यकता है, कितनी धारा से हमारा काम चल जाएगा। तो इस पर भी अभी बात करते हैं कि यहाँ पर कितनी धारा की आवश्यकता है, कितनी धारा यहाँ आनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आप अभी तक ये समझ लो कि अगर एक गैल्वेनोमीटर को मैं एक वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मुझे गैल्वेनोमीटर के साथ श्रेणी क्रम में एक हाई रेजिस्टेंस जोड़ना होगा, एक उच्च प्रतिरोध जोड़ना होगा। और ये हाई रेजिस्टेंस कितने ओम का होगा, है ना, कितना हाई रेजिस्टेंस लगाना है, उसकी वैल्यू क्या रखनी है। तो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम जो वोल्टमीटर बनाना चाहते हैं वो किस परास का बनाना चाहते हैं। यानी कि श्रेणी क्रम में जोड़े गए हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करती है कि आप वोल्टमीटर कितनी परास का बनाना चाहते हो। जिस परास का वोल्टमीटर बनाएंगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक प्रतिरोध हमें लगाना पड़ता है यहाँ पर। तो परास के लिए, एक निश्चित परास का वोल्टमीटर बनाने के लिए यहाँ पर कितने ओम का प्रतिरोध लगाना है, इधर कितनी धारा आनी चाहिए, ये लगाना क्यों ज़रूरी है, इन सब को हम एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास में ये है एक गैल्वेनोमीटर, ये वाला है ना, और इस गैल्वेनोमीटर को मैं चेंज करना चाहता हूँ, एक वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूं कि इससे जो वोल्टमीटर बने वो 5 वोल्ट परास का हो, यानी कि इस धारा मापी से मैं 5 वोल्ट परास का वोल्टमीटर बनाना चाहता हूं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि इसके साथ श्रेणी क्रम में कोई न कोई हाई रेजिस्टेंस तो जोड़ना ही है, क्योंकि जब भी हम किसी गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में चेंज करेंगे तो उसके श्रेणी क्रम में एक हाई रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा, है ना। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक उच्च प्रतिरोध जोड़ दिया, ये RH। अब ये कितना उच्च होगा इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी कितनी परास का वोल्टमीटर बनाना चाहते हो, वो हम बाद में निकालना सीखेंगे। RH की वैल्यू क्या होती है एक डेरिवेशन से। तो ये दोनों ने मिलके एक जो व्यवस्था बनाई है ना, इस व्यवस्था को ही हम वोल्टमीटर बोलेंगे। ये पूरी व्यवस्था, ये वोल्टमीटर नहीं है, ये वोल्टमीटर नहीं है, इन दोनों ने मिलके जो व्यवस्था बनाई है ना, ये पूरा वोल्टमीटर है। तो ये हो गया वोल्टमीटर। मैंने ये जो वोल्टमीटर बनाया है वो कितनी परास का बनाया है, 5 वोल्ट परास का बनाया है। तो एक परिवर्तन तो हमने ये किया इस धारा मापी के साथ कि इसके साथ में श्रेणी क्रम में एक हाई रेजिस्टेंस जोड़ रखा है। दूसरा परिवर्तन किया जाता है धारा मापी के स्केल में, है ना, कि धारा मापी का जो स्केल होता था उसके सेंटर पे लिखते थे 0 और दोनों तरफ बराबर बराबर खानों के रूप में अंशांकन किया करते थे। तो दूसरा चेंज हम यहाँ करेंगे कि 0 सेंटर पर ना लेकर एक सिरे से शुरू करते हैं, यहाँ से एक सिरे से एक तरफ से स्टार्ट करते हैं 0। या एक्चुअल में मैं आपको बताऊं कि जहाँ 0 लिखा होता था धारा मापी के स्केल पर, वहाँ से स्केल को काट कर इधर से हटा दिया। तो ये जो जहाँ 0 लिखा हुआ था वो एक सिरे पर अपने आप ही आ जाएगा, फिर आगे अंशांकन करते जाते हैं। वही स्केल मैंने आपको इस रूप में दिखाया हुआ है कि एक सिरे पर 0 है और आगे हम ऐसे करके अंशांकन करते जाएंगे। अब क्योंकि मैंने जो वोल्टमीटर बनाया है वो 5 वोल्ट परास का बनाया है, तो इसके लिए अब ये ज़रूरी है कि अंतिम खाने पर 5 वोल्ट लिखा होना चाहिए।
क्योंकि परास का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा कितनी वैल्यू मापी जा सकती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा का मतलब हो गया अंतिम खाने पर जो वैल्यू है जो परास है वो लिखी होनी चाहिए। तो मैंने अंतिम खाने पर 5 वोल्ट लिख दिया। 0 से यहाँ तक का जो स्केल है इसको हम 5 बराबर बराबर भागों में बांट देंगे, है ना। जैसे 1, यहाँ तक 2, फिर ये 3, फिर ये 4 और यहाँ पर 5। इनके बीच में भी ऐसे ऐसे छोटे छोटे अंशांकन कर रखे होंगे। तो दूसरा परिवर्तन हमने इसके पैमाने में इसके स्केल में कर रखा है। एक परिवर्तन कहाँ किया कि धारा मापी के साथ हमने सीरीज में एक रेजिस्टेंस जोड़ रखा है, हाई रेजिस्टेंस, और दूसरा इसके स्केल में कर दिया। ये 1, 2, 3, 4 और ये 5 वोल्ट परास का हमने वोल्ट मीटर बनाया। उसके लिए कितने ओम का रेजिस्टेंस लगाएंगे बाद में कैलकुलेट करते हैं। अब ज़रा समझो कि अगर अभी तक ये वोल्ट मीटर मैंने किसी भी सर्किट में कनेक्ट नहीं कर रखा है ना, तो इसका जो पॉइंटर होगा, इसका जो संकेतक होगा वो कहाँ होगा? 0 पर, क्योंकि कोई वोल्टेज ही नहीं माप रहा अभी तक। अब मैं क्या करता हूँ, इस वोल्ट मीटर को जो कि मैंने बनाया हुआ है 5 वोल्ट परास का, इसको किसी या किन्हीं ऐसे 2 बिंदुओं के मध्य जोड़ा। एक बिंदु ये, एक बिंदु ये ऐसे 2 बिंदु हैं जिनके बीच में विभवांतर ऑलरेडी 5 वोल्ट का है। यानी मैंने जो वोल्ट मीटर बनाया था ना 5 वोल्ट परास का था, और उस वोल्ट मीटर को 2 ऐसे बिंदुओं के बीच में जोड़ रखा है जिनके बीच का विभवांतर पहले से ही 5 वोल्ट है। यानी जितने परास का वोल्ट मीटर है उतना ही विभवांतर उसको मापना पड़ रहा है। इसीलिए अब इसका संकेतक घूमकर कहाँ चला जाना चाहिए? 5 पर आ जाना चाहिए। क्यों आ जाना चाहिए? क्योंकि जिस विभवांतर को ये माप रहा है वो 5 वोल्ट ही तो है, तो इसीलिए इसको घूमकर कितने पे आ जाना चाहिए? 5 वोल्ट पर आना चाहिए, है ना। जैसे अभी 10 वोल्ट को अगर माप रहा है, 50 वोल्ट को माप रहा है, तो घूम के 50 पे जाना चाहिए। अब मैंने 5 वोल्ट परास का बनाया है, तो जितनी इसकी क्षमता है उतना ही इसको विभवांतर मापना पड़ रहा है, इसीलिए इसका स्केल फुल घूम जाना चाहिए, यहाँ तक आ जाना चाहिए। यानी कि पूर्ण विक्षेप हमें इसके स्केल पर प्राप्त होना चाहिए, संकेतक फुल घूम जाना चाहिए। तो अब करना क्या है कि इधर मुझे अब केवल उतनी धारा आने देनी है जो इसके संकेतक को, पॉइंटर को फुल घुमाने के लिए आवश्यक है। दोबारा समझ लें, जिस वोल्ट को, जिस विभवांतर को ये माप रहा है वो 5 वोल्ट है, और जो वोल्ट मीटर हमने बनाया है उसकी परास भी 5 वोल्ट है। तो अब ये ज़रूरी हो गया है कि इसका स्केल, इसका संकेतक फुल घूमे। तो संकेतक को फुल घुमाने के लिए जितना करंट, जितनी धारा चाहिए, केवल उतनी धारा इधर आने दो, बाकी की पूरी धारा रोक दो। यानी इधर मुझे केवल वो धारा आने देनी है जो फुल विक्षेप के लिए, पूर्ण विक्षेप के लिए संकेतक को फुल घुमाने के लिए ज़रूरी है। केवल वो धारा आने दो, बाकी की पूरी धारा वहीं से होके जाने दो जहाँ से पहले जाया करती थी। क्योंकि उधर धारा जितनी कम होती है, आंसर हमारा उतना ही तो गलत होता जाता है, उतना ही तो कम होता जाता है, और हम नहीं चाह रहे हैं, उसी को तो हम चाह रहे हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा सही मापन करे। तो मेरी कोशिश ये है कि इधर धारा कम से कम आनी चाहिए। तो कम से कम कितनी धारा आनी देनी चाहिए? जितनी ज़रूरत है। और ज़रूरत कितनी है? जो स्केल को यहाँ से यहाँ तक घुमा दे। यानी कि धारा मापी के कुंडली को पूर्ण विक्षेप के लिए घुमाने के लिए जितनी धारा की आवश्यकता है, केवल उतनी धारा इधर आने देनी है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लो 0.02 एम्पियर धारा है। कौन सी धारा है ये वो वाली धारा है जो कुंडली को इतना घुमा देती है कि हमें संकेतक फुल घुमा हुआ दिख जाए, यानी कि हमें स्केल पर पूर्ण विक्षेप प्राप्त हो जाए। इसके लिए जो धारा है वो है 0.02। इसकी वैल्यू सब धारा मापियों के लिए, सब गैल्वेनोमीटर के लिए अलग अलग होती है ना। मतलब आप इतना समझ लें कि कोई भी गैल्वेनोमीटर की कुंडली को फुल घुमाने के लिए, यानी कि स्केल पर पूर्ण विक्षेप प्राप्त करने के लिए बहुत छोटी धाराओं की आवश्यकता होती है। मैंने एक एग्जाम्पल दे रखा है आपको, 0.02 एम्पियर इसके लिए ज़रूरी है। यानी कि इतनी धारा से इस धारा मापी की कुंडली इतनी घूम जाती है कि संकेतक फुल यहाँ तक आ जाए, यानी स्केल पर हमें पूर्ण विक्षेप प्राप्त हो जाए। उसके लिए हमें इतनी धारा की ज़रूरत है बस। तो बस इतनी धारा इधर आने दो और बाकी की पूरी धारा ऐसे करके जाने दो। अब ये कौन डिसाइड करेगा, ये कौन सुनिश्चित करेगा कि यहाँ कितनी धारा आएगी? तो ये वाला प्रतिरोध। इसीलिए तो ये प्रतिरोध लगाना ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रतिरोध नहीं होता ना फिर तो अपने मन से आती धारा, जैसे यहाँ आ रही थी कि 5 में से 2 आई थी इधर और 3 चली गई थी उधर। मैं नहीं चाहता यहाँ पर 2 एम्पीयर धारा आए, क्योंकि 2 एम्पीयर धारा आने से तो यहाँ बहुत कम रह जाएगी धारा, जिसकी वजह से बहुत कम रह जाएगा विभवांतर। लेकिन अगर 0.02 आती है इधर
तो 0.02 एम्पीयर धारा तो बहुत छोटी धारा है, यानी कि इधर जाने वाली धारा में कोई खास परिवर्तन हुआ ही नहीं है अगर उसमें से 0.02 धारा इधर आ जाती है तो। और जब इधर जाने वाली धारा में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है तो उसके सिरों पर विभवांतर में भी कोई खास परिवर्तन नहीं होगा, बहुत मामूली सा परिवर्तन आएगा, बहुत मामूली सी कमी आएगी विभवांतर में, और उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला आंसर पर। तो अब जो वोल्टमीटर बनेगा वो ज़्यादा अच्छा मापन करेगा किसकी तुलना में, जो बिना प्रतिरोध वाला था पहले, क्योंकि जब तक कोई प्रतिरोध नहीं था तब तक आया करती थी 2, और मैं नहीं चाहता वो 2, क्योंकि मुझे तो मात्र उतनी चाहिए जितनी ज़रूरत है, और मुझे ज़रूरत कितनी धारा की है, जो इसको यहाँ से यहाँ तक ला दें, और इसको यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए बहुत मामूली धाराओं की आवश्यकता होती है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर वो धारा आपको बता रखी है, 0.02 एम्पियर बताई हुई है ना। तो इसीलिए आपको अब ये समझ में आ जाना चाहिए कि अगर हम धारा मापी को एक वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके साथ श्रेणी क्रम में एक हाई रेजिस्टेंस जोड़ना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि हाई रेजिस्टेंस जोड़ेंगे तभी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा धारा को रोक पाएगा। जो 2 एम्पीयर धारा आ रही थी उसके ज़्यादा से ज़्यादा हिस्से को रोक दिया, मात्र इतनी धारा आने दी है। और ये तो आप पहले से ही जानते हो कि जितना उच्च प्रतिरोध होता है धारा उतनी कम आती है। तो इसलिए गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसके साथ श्रेणी क्रम में एक हाई रेजिस्टेंस जोड़ना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यही निर्धारित करेगा कि यहाँ पर कितनी धारा आए, उतनी आए जितने की आवश्यकता है, फालतू ना आए। क्योंकि ज़्यादा आवश्यकता से ज़्यादा धारा आ गई ना, 0.03 एम्पीयर अगर आ गई तो ये चला जाएगा आगे, और आगे चलने का मतलब ये हो गया कि ये 5 वोल्ट विभवांतर को 6, 7, 8 ऐसा कुछ बता रहा है। हम तो इसको 5 से आगे नहीं जाने देना चाहते हैं, पीछे नहीं रहने देना चाहते हैं, और 5 पर ही रखना है। तो उसके लिए इतनी ही धारा चाहिए, ना कम चाहिए ना ज़्यादा चाहिए। तो इतनी धारा लाने के लिए ये कितने ओम का होना चाहिए वो अब कैलकुलेट करते हैं एक डेरिवेशन में। अभी इस उदाहरण से मैंने आपको केवल ये चीज़ें समझाई हैं कि धारा मापी को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसके साथ में ये प्रतिरोध जोड़ना ज़रूरी क्यों होता है ना, और फिर कहाँ कहाँ हमें चेंज करने होते हैं। एक चेंज तो ये कर रखा है, दूसरा चेंज इसके स्केल में क्या होता है। अब हम ये पता करते हैं कि कोई भी वोल्टमीटर, कोई भी धारा मापी को किसी पर्टिकुलर, किसी निश्चित वोल्ट के वोल्टमीटर, किसी निश्चित परास के वोल्टमीटर में चेंज करने के लिए उसके साथ जो रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है हाई रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में, उसका प्रतिरोध कितने ओम का होना चाहिए, यानी उसकी वैल्यू के लिए एक डेरिवेशन करते हैं। तो मान लो ये एक गैल्वेनोमीटर है ना, और मुझे इसे एक वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके साथ में श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ दूंगा, है ना, एक उच्च प्रतिरोध जोड़ दिया। और अगर इसी धारा मापी को मैं V वोल्ट परास के वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मान लिया कि मैंने इसके साथ में जो रेजिस्टेंस जोड़ा है ना उसकी वैल्यू RH रखी है। इसकी वैल्यू कितनी होगी अभी कैलकुलेट करेंगे। फाइनली ये एक वोल्टमीटर बन चुका है ना, ये एक वोल्टमीटर बन गया। हमने ये कितनी परास का बनाया हुआ है, तो वोल्टमीटर हमने जो बनाया है वो बनाया है वो V वोल्ट परास का, है ना, V वोल्ट परास का ये वोल्टमीटर बना लिया। तो एक चेंज तो मैंने ये कर दिया कि धारा मापी के साथ श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध RS जोड़ दिया है। दूसरा चेंज कहाँ करते हैं, तो वो स्केल पर करते हैं, है ना, कि अब की बार जो 0 लिया जाएगा वो एक तरफ लेंगे और ऐसे करके अंशांकन कर रखा होगा। अंतिम खाने पर क्या लिखा होता है, तो जितनी परास का वोल्टमीटर होता है वो परास लिखी होती है। तो मैंने V वोल्ट परास का वोल्टमीटर बनाया है, तो एंड जो खाना होगा अंतिम वाला उस पर लिखा होगा V, है ना। और उस परास का वोल्टमीटर बनाने के लिए जो प्रतिरोध मुझे जोड़ना पड़ा है श्रेणी क्रम में वो है RH। अब मैं क्या करूं कि अगर इस वोल्टमीटर को, जो कि V वोल्ट परास का है, अगर मैं इसको किसी ऐसे परिपथ में जोड़ दूं, ऐसे 2 बिंदुओं के बीच में जोड़ दूं जिनके बीच का विभवांतर पहले से ही V था, जैसे ये वाले सिरे को यहाँ जोड़ा और दूसरा सिरा किसी दूसरे पॉइंट से जुड़ा हुआ है ना, यदि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो विभवांतर है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर मैं उसको V बोलता हूँ तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो पॉइंटर अभी तक 0 पर था अब उसको कहाँ चला जाना चाहिए, V पर पहुँच जाना चाहिए, क्योंकि हमने जो वोल्टमीटर बनाया हुआ है वो V वोल्ट परास का बनाया हुआ है। अब वो माप किसको रहा है, तो जिन 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर वो माप रहा है वो भी V वोल्ट है, इसीलिए हमारा जो स्केल का संकेतक था वो V पर पहुँच जाना चाहिए। इसका मतलब अब इस वोल्टमीटर में केवल उतनी धारा आनी चाहिए जो गैल्वेनोमीटर को, कुंडली को इतना घुमा दे जितना कि स्केल यहाँ से यहाँ पहुँच जाए, पॉइंटर यहाँ से यहाँ पहुँच जाए।
यानी कि इसके स्केल पर पूर्ण विक्षेप के लिए जो धारा की आवश्यकता है केवल वो धारा इधर आने दे, ऐसा एक प्रतिरोध यहाँ पर लगाना है। अब मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि हमने जो धारा मापी यूज कर रखा है इसके स्केल पर पूर्ण विक्षेप प्राप्त करने के लिए जो धारा की आवश्यकता है वो धारा है IG। तो इसका मतलब इधर जो धारा आनी चाहिए वो कितनी होगी, वो IG धारा है। केवल इतनी धारा इधर आनी है, उसके लिए जो प्रतिरोध यहाँ लगाना पड़ेगा RH, उसकी वैल्यू हमें निकालनी है कि केवल IG धारा इधर आने दे, एक ऐसा प्रतिरोध यहाँ पर लगाना है, उसकी वैल्यू कितनी होगी वो अब हम डिटरमाइन करते हैं एक बार। तो देखें, जो वोल्टमीटर अपने पास में है उसके दोनों सिरों के मध्य विभवांतर कितना है, V है ना, उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, IG, और उसका टोटल जो प्रतिरोध है, टोटल जो रेजिस्टेंस है, देखो वोल्टमीटर के अंदर 2 रेजिस्टेंस लगे हुए, एक ये और एक गैल्वेनोमीटर का खुद का होता ही है। इसका कितना है RH और इसका कितना है G, और क्योंकि दोनों सीरीज में लगे हैं तो टोटल हो जाएगा RH प्लस G। तो इस सर्किट के लिए अब मैं ओम्स लॉ अप्लाई कर सकता हूँ, यानी कि V इज इक्वल्स टू IR से V की जगह जो वोल्टेज जो विभवांतर यहाँ पर है वो भी V है ना। I की जगह करंट कितना फ्लो हो रहा है वोल्ट मीटर में IG, और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस RH प्लस G है, तो इंटू RH प्लस G। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है RH की, कि हाई रेजिस्टेंस जो हमने ऐड किया है 20 वोल्ट परास का वोल्ट मीटर बनाने के लिए, उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ से RH की वैल्यू निकालने के लिए IG को इधर ले आता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा V अपॉन IG, और इधर बच जाएगा RH प्लस G है ना। RH इज इक्वल्स टू V अपॉन IG माइनस G। तो ये वो फॉर्मूला हमें मिल गया जिसकी हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं कि अगर हमें इस पर्टिकुलर परास का वोल्टमीटर बनाना है तो उसके लिए हमें कितने ओम का हाई रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी पता चलेगा कि इस फॉर्मूले से कि V की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी RH की वैल्यू भी उतनी ज़्यादा होगी, यानी कि हम जितनी ज़्यादा परास का वोल्टमीटर बनाएंगे उसके लिए हमें उतना ही बड़ा प्रतिरोध यहाँ लगाना पड़ेगा। ये हमें इस फॉर्मूले से समझ में आ रहा है। इस चीज़ को हम देखो वैसे भी प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। मान के चलो पहले वाले एग्जाम्पल की तरह मुझे जो वोल्टमीटर बनाना था वो 5 वोल्ट परास का बनाना था, तो उसके लिए अंतिम खाने पर क्या लिखना है हमें, 5 वोल्ट। और ऐसे वोल्टमीटर को जब मैं किसी ऐसे सर्किट में जोड़ देता हूँ, ऐसे 2 बिंदुओं के बीच में जोड़ दूँ जिनके मध्य विभवांतर पहले से ही 5 वोल्ट था, तो क्या संकेतक फुल घूम जाना चाहिए। उसके लिए जितनी धारा की आवश्यकता होती है उतनी धारा प्रवाहित होने दो। हमने पहले एग्जाम्पल में वो धारा 0.02 वोल्ट एम्पियर मानी हुई थी कि इतनी एम्पियर जब धारा प्रवाहित होती है ना तो ये जो पॉइंटर है वो फुल घूम जाता है, स्केल पर पूर्ण विक्षेप आता है और हमें पता चल जाएगा कि विभवांतर 5 वोल्ट है। अब अगर उसी धारा मापी को, जिसको मैंने अभी 5 वोल्ट का वोल्ट मीटर में कन्वर्ट किया था, उसी धारा मापी को अगर मैं 10 वोल्ट परास का वोल्ट मीटर बनाना चाहता हूँ, ये तो 5 वोल्ट का बनाया था, उसी को अब मैं बनाना चाहता हूँ 10 वोल्ट का, तो जिस स्केल पर, क्योंकि वही धारा मापी है तो स्केल भी वही होगा अपने पास में, है ना। तो इसीलिए जहां हमने अंतिम खाने पर अभी तक 5 वोल्ट लिखा हुआ था, अब वहां पर लिखना पड़ेगा 10 वोल्ट। और अगर ऐसे वोल्ट मीटर को मैं किसी ऐसे 2 बिंदुओं के बीच में जोड़ता हूं जिनके बीच का विभवांतर 10 वोल्ट है, तो इसका भी स्केल हमें पूर्ण विक्षेप देना चाहिए, यानी इसका भी पॉइंटर फुल घूम के यहाँ तक आ जाना चाहिए। और क्योंकि वही स्केल है, वही पॉइंटर है, वही गैल्वेनोमीटर है, तो यहाँ से पॉइंटर को यहाँ तक लाने के लिए अभी भी उतना ही करंट हमें चाहिए, क्योंकि ये तो वो करंट है जो उस पॉइंटर को यहाँ से यहाँ तक घुमाने में सक्षम है। तो बेशक मैंने यहाँ पर 5 के बजाय 10 लिख दिया, लेकिन पॉइंटर को तो अभी भी वहीं पे आना है ना, यानी कि पॉइंटर को तो अभी भी उतना ही घूमना है, कॉइल को तो अभी भी उतना ही घूमना है। इसीलिए इस वाली डायमेंशन में, इस वाली भुजा में अभी भी करंट उतना ही आना चाहिए जितना कि पहले आ रहा था, क्योंकि अभी भी उतना आएगा तो पॉइंटर फिर से फुल घूम जाएगा। लेकिन अब की बार 5 के बजाय 10 लिखी है तो ये 10 को 10 पढ़ के बता देगा ऐसी कंडीशन में। लेकिन सोचें विभवांतर तो बढ़ के 5 से 10 हो चुका है ना, और जब V की वैल्यू बढ़ेगी तो V इज इक्वल्स टू IR। यहाँ से अगर मैं I की वैल्यू निकालता हूँ ना तो V अपॉन R आएगी। जब V की वैल्यू बढ़ा के मैंने 5 से 10 कर दी है इस जगह पर, तो फिर I की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। और I की वैल्यू अगर बढ़ गई, मान लो मैंने डबल कर दिया V को, तो I की वैल्यू भी डबल हो जाएगी। और I की वैल्यू अगर 0.04 एम्पियर हो जाती है ना, तो संकेतक भी डबल घूमेगा।
क्योंकि कॉइल डबल जाएगी आगे, ठीक है ना। तो ये पॉइंटर जो कि एक्चुअल में यहाँ आकर रुक जाना चाहिए था, क्योंकि 10 को 10 अगर बताना है तो यहीं पर रुकना पड़ेगा इसको। लेकिन जब ज़्यादा धारा आएगी तो ये आगे चला जाएगा, और आगे चले जाने का मतलब है ये 10 वोल्ट को ज़्यादा बता रहा है पढ़ के। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस वाली भुजा में अभी भी 0.02 एम्पीयर धारा ही आनी चाहिए, लेकिन वोल्टेज बढ़ जाने की वजह से वो धारा भी बढ़ने वाली है। अब इसको वापस कम करना है तो उसके लिए मेरे पास ये एक ऑप्शन बच जाता है कि जो प्रतिरोध यहाँ लगा हुआ था ना, उस प्रतिरोध को बढ़ा दें। तो प्रतिरोध हमें बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, और करंट हमें बढ़ने नहीं देना है, नहीं तो इससे जो संकेतक है वो आगे जाएगा। इसीलिए हमें ये वाला रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ता है। वही बात इस फॉर्मूले से सीधे से पता चल रही है कि जितनी ज़्यादा परास का हम वोल्टमीटर बनाएंगे, हमें हाई रेजिस्टेंस उतना ही बड़ा लगाना पड़ेगा गैल्वेनोमीटर के सीरीज में। अब हम ये देख लेते हैं कि हमने जो वोल्टमीटर बना रखा है इसका नेट रेजिस्टेंस कितना होता है। तो देखो ये जो वोल्टमीटर है, इस डब्बे के अंदर 2 रेजिस्टेंस, 2 प्रतिरोध लगे हुए हैं। एक जो हमने अलग से जोड़ा है इसके सीरीज में RH, और एक गैल्वेनोमीटर का खुद का होता है, उसकी कॉइल में जो वायर लपेटा होता है उसका रेजिस्टेंस। और क्योंकि दोनों ही सीरीज में तो फिर दोनों ऐसे ही जुड़ जाएंगे। अगर मैं वोल्टमीटर के नेट रेजिस्टेंस को RV मान के चलूँ, RV है ना, तो फिर RV इज इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ RH प्लस G, सीरीज में इसलिए RH प्लस G, ये वोल्टमीटर का नेट रेजिस्टेंस हो गया। और अब अगर मैं ऐसा मान लूँ कि हमने जो हाई रेजिस्टेंस जोड़ा है इसका प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध की तुलना में बहुत बड़ा है, तो ऐसी स्थिति में यदि RH की वैल्यू बहुत बड़ी है G से, तो मैं RH के कंपैरिजन में G को छोड़ दूंगा, फिर तब वोल्टमीटर का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो लगभग कितना आएगा, RH के बराबर। यानी कि हम जो वोल्टमीटर बनाते हैं ना गैल्वेनोमीटर से, उस वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है, जो प्रभावी प्रतिरोध होता है, वो ऑलमोस्ट उतना ही होता है जितने रेजिस्टेंस को हम जोड़ा करते हैं इसके साथ सीरीज क्रम में। तो फाइनली हमें इतना पता चल गया है कि अगर हम एक गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके पैरेलल में एक शंट जोड़ दिया करेंगे, या फिर अगर गैल्वेनोमीटर को एक वोल्टमीटर में चेंज करना चाहते हैं तो हम उसके सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस जोड़ दिया करेंगे। अच्छा, गैल्वेनोमीटर तो हमने 2 तरह के पढ़े हुए हैं, एक सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर यानी कि निलंबित कुंडली धारामापी, और दूसरा हमने पढ़ा हुआ है पिवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर यानी कि कीलकित कुंडली धारामापी। तो गैल्वेनोमीटर को अमीटर में या वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम कौन से वाले गैल्वेनोमीटर का यूज करेंगे, तो हम अपनी सुविधा के लिए पिवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर को यूज करते हैं। और उसकी वजह क्या है, क्योंकि पिवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर कीलकित कुंडली धारामापी जो होता है वो यूज करने में ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, ज़्यादा सुविधाजनक होता है निलंबित कुंडली धारामापी की तुलना में। वो सारी बातें पीछे हम वीडियो में जब गैल्वेनोमीटर पढ़ रहे थे वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्यों सुविधाजनक होता है। अब बात ये आती है कि एक्चुअल में जो कीलकित कुंडली धारामापी होता है उसमें हम कहाँ रेजिस्टेंस जोड़ते हैं अमीटर बनाने के लिए या फिर वोल्टमीटर बनाने के लिए, क्योंकि अब तक तो हमने सिंबल के रूप में देखा हुआ था कि एक गैल्वेनोमीटर है, ये उसका सिंबल होता है ऐसे करके। अगर मैं इसको मान लो अमीटर बनाना चाहता हूँ तो यहाँ एक शंट जोड़ दिए, एक अल्प छोटा सा प्रतिरोध यहाँ पर जोड़ रखा यूँ, तो ये अमीटर बन गया ये। और अगर मैं इसको वोल्टमीटर बनाना चाहता हूँ ना, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ में ऐसे करके यहाँ पर एक हाई रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, ये RH, तो ये वोल्टमीटर बन गया इस तरह से। तो ये अभी तक जहाँ भी आपने शंट या हाई रेजिस्टेंस जोड़ा हुआ था वो आपने एक सिंबल के साथ में दिखा रखा था। एक्चुअल में जो गैल्वेनोमीटर होता है पिवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, उसमें कहाँ कहाँ जोड़ेंगे हम उसको अमीटर या वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो एक बार हम उसका सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन हमने पढ़ रखी है उसकी, क्या क्या होता था। इसमें एक एल्यूमिनियम का ऐसे करके फ्रेम लिया जाता है, एक रेक्टेंगुलर फ्रेम लेंगे इस तरह से, ये, और इस पर फिर हम क्या करते हैं, कॉपर का वायर लपेटते हैं आइसोलेटेड फेरों के रूप में, विद्युत रोधी फेरों के रूप में। तो ये मैं आपको विद्युत रोधी फेरे दिखा रहा हूँ उस तार के को, जो तांबे का तार है, ये हमने तांबे का तार लपेट लिया इस पर ऐसे ऐसे करके। तो ये एक फाइनली कुंडली बन गई है। इसके अंदर जो खाली जगह पड़ी है यहाँ पर हम सॉफ्ट आयरन की एक कोर रख देते हैं, नर्म लोहे की एक करोड़ रखी हुई है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से 2 नुकीले कीलक निकले होते हैं
और ये दोनों ही जो कीलक होते हैं वो ऐसे करके दो आधारों के बीच में फंसे रहते हैं, और इन कीलकों के साथ में हम दो स्प्रिंग जोड़ते हैं कुछ ऐसी, एक स्प्रिंग ऐसी, इसका एक सिरा इस कीलक से जोड़ के और ऐसे ऐसे घुमा के दूसरा सिरा उधर निकाल दिया, ऐसे ही दूसरी एक स्प्रिंग यहाँ पर। इसके अलावा क्या करते हैं कि ये जो कुंडली है, ये जो कॉइल बन के तैयार हो गई है, इसको दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच में रखा जाता है। तो एक चुंबकीय ध्रुव यहाँ कुछ ऐसे और दूसरा चुंबकीय ध्रुव यहाँ पर। अच्छा, ये दोनों ही जो चुंबकीय ध्रुव होते हैं ना, ये कॉनकेव शेप के लिए जाते हैं, अवतल आकृति के लेते हैं, और वो वजह भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इनको अवतल आकृति का ही क्यों बनाया जाता है, ताकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रेडियल बना रहे, वो त्रिज्यीय बना रहे। तो इस तरह से हमने इनको अवतल आकृति का बनाया होता है। एक ये एन पोल हो गया, ये एक एस पोल हो गया, है ना। अच्छा, ये वाली जो स्प्रिंग थी, इनके जो दूसरे सिरे हैं, इन दोनों ही दूसरे सिरों को दो पेचों के साथ में कनेक्ट कर देते हैं कुछ इस तरह से। जैसे इसको मैं यहाँ तक बढ़ा के लाया, इसके साथ में यहाँ एक पेच जोड़ रखा है ये, और ऐसे ही इसके साथ में एक पेच यहाँ जोड़ा हुआ है। ये दो पेच यहाँ पर जो है वो धारामापी के गैल्वेनोमीटर के दोनों टर्मिनल्स का कार्य करते हैं। एक को हम T1 बोल देंगे, दूसरे को हम T2 बोल देते हैं। और क्या करते हैं, तो ये जो एल्यूमिनियम का फ्रेम था, इसके साथ में तांबे का एक हल्का सा पतला सीधा तार लगा देते हैं। ये पॉइंटर का काम करता है, इसी को हम संकेतक बोलते हैं। और ये एक स्केल पर, एक सर्कुलर चाप के रूप में स्केल है, उस स्केल पर घूमने के लिए स्वतंत्र होता है। तो एक चीज़ तो हमने इसके स्केल में कर रखा होता है कि जहाँ जीरो गैल्वेनोमीटर में सेंटर पे हुआ करता था, इसमें एक सिरे से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से जीरो स्टार्ट करेंगे और ऐसे समान अंशांकन कर रखा होता है। ठीक है ना। तो ये तो पिवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर का एक सर्किट हो गया अपने सामने के। इसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है वो कुछ ऐसी होती है। अब इसको हमें चेंज करना है अमीटर में, या इसे हमें चेंज करना है एक वोल्ट मीटर में। तो हमें पता है अगर मैं इसको अमीटर बनाना चाहता हूँ तो मुझे शंट जोड़नी पड़ेगी कुछ ऐसे। वोल्ट मीटर बनाना चाहता हूँ तो मुझे इसके साथ में एक हाई रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ तो मैंने शंट ऐसे करके दिखा रखी है कि ये शंट जुड़ी हुई है। इस शंट को यहाँ कैसे दिखाऊँ, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि शंट का एक सिरा गैल्वेनोमीटर के एक सिरे से जुड़ा हुआ है, शंट का दूसरा सिरा गैल्वेनोमीटर के दूसरे सिरे के साथ में जोड़ रखा है। यानी कि गैल्वेनोमीटर के दोनों टर्मिनल के बीच में हमने शंट लगा रखी है ऐसे। तो वो मैं यहाँ दिखा सकता हूँ कि ये दोनों टर्मिनल हो गए गैल्वेनोमीटर के, इनके बीच में ये एक शंट मैंने ऐसे करके लगा दिए। तो दूसरा चेंज ये हो गया, एक इसके स्केल में कर दिया, एक यहाँ कर दिया। अब फाइनली ये एक अमीटर बन चुका है। और अगर इसी को मैं एक वोल्ट मीटर बनाना चाहता हूं तो इसके लिए मुझे इस गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में हाई रेजिस्टेंस जोड़ना है। इसका मतलब मैंने एक हाई रेजिस्टेंस कहाँ जोड़ रखा है, इसके एक ही टर्मिनल में कनेक्ट कर दूंगा तो ये सीरीज में जुड़ जाएगा। तो अब के बाद शंट हटा देते हैं, इसको वोल्ट मीटर बनाना है तो उसके लिए किसी भी एक टर्मिनल में हम जोड़ सकते हैं एक हाई रेजिस्टेंस, इसमें जोड़ दूँ या फिर इधर कहीं भी जोड़ सकते हैं अपनी सुविधा से। तो ये मैंने एक हाई रेजिस्टेंस ऐसे करके जोड़ दिया, तो अब ये एक वोल्ट मीटर बन गया।